नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेज कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। कल हमने साइंस की विभिन्न शाखाओं के बारे में पढ़ा था और आज हम कल से आगे का अध्ययन आरंभ करते हैं। हमने सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उसको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। एक हमने पढ़ा था कि हम बोलते हैं वनस्पति शास्त्र। क्या बोलते हैं? वनस्पति शास्त्र। और दूसरा है प्राणी शास्त्र। दूसरा क्या है? प्राणी शास्त्र। अब जो जीव विज्ञान शब्द है ना, जीव विज्ञान शब्द, जो जीव विज्ञान शब्द है उसके जो शब्द दिया था लेमार्क है व ट्रेवीरेंस नामक वैज्ञानिक ने, ट्रेवीरेंस नामक वैज्ञानिक ने। तो जो जीव विज्ञान शब्द है वो शब्द तो दिया था लेमार्क व ट्रेवीरेंस नाम के वैज्ञानिक ने। और जो जीव विज्ञान का पिता है, यानी जीव विज्ञान के बारे में जिसने सबसे ज़्यादा अध्ययन किया, जिसका मुख्य योगदान है, उसका जो नाम है, उस वैज्ञानिक का जो नाम है वो नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु नाम है। इसके बाद में जो आगे वनस्पति शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र के बारे में जिस वैज्ञानिक ने सबसे ज़्यादा बताया उसका नाम है थियोफ्रेस्टर। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टर। और जो प्राणी शास्त्र है, प्राणी शास्त्र के बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया उसका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, जिसमें से एक भाग है जिसका नाम है प्राणी शास्त्र और दूसरा भाग उसका नाम है वनस्पति शास्त्र। जीव विज्ञान जो शब्द है, शब्द तो दिया था लेमार्क व ट्रेवीरेंस नाम के वैज्ञानिक ने। और जो वनस्पति शास्त्र के बारे में जिसका सबसे ज़्यादा योगदान है उसका नाम है थियोफ्रेस्टर। और प्राणी शास्त्र के अंदर जिसका योगदान है उसे बोलते हैं अरस्तु। तो प्राणी शास्त्र का पिता किसे बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। और वनस्पति शास्त्र का पिता किसे बोलते हैं? थियोफ्रेस्टर को बोलते हैं। अब इनकी दो बुक हैं। थियोफ्रेस्टर की जो बुक है उसका नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। क्या नाम है? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लांट्स बोलते हैं। तो इसने प्लांट्स के बारे में बताया था, इसीलिए इस बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। और जो प्राणी शास्त्र है, इसमें अरस्तु ने जो बुक लिखी उस बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। तो मुख्य रूप से इनकी ये दो बुकें हैं जिनके बारे में इन्होंने जीवों के बारे में और वनस्पति के बारे में बताया। वनस्पति शास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का। किनका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का। और जो प्राणी शास्त्र है इसके अंदर अपने किनका अध्ययन करते हैं? जीव जंतुओं का। किनका अध्ययन करते हैं? जीव जंतुओं का। अब ये तो अपने हो गया विज्ञान का सामान्य परिचय। और विज्ञान के अंदर भी कौन सी शाखा का? जीव विज्ञान का। आगे अपने अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले जीव के लिए जो आवश्यक है, सबसे छोटी जो इकाई है सजीवों की, उसका नाम है कोशिका। तो जो अपना पहला चैप्टर रहेगा वो कौन सा होगा? कोशिका होगा। यहाँ से प्रत्येक जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन आता है और जो बोर्ड्स की क्लासेज है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में अध्ययन करेंगे? कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोशिका इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल। कोशिका किसे कहते हैं? सजीवों की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं? कोशिका। जो सजीव होते हैं, सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। संरचनात्मक और क्रियात्मक का अर्थ क्या हुआ? संरचनात्मक का अर्थ होता है जो हमारे शरीर की, जो सजीवों का शरीर है उनकी संरचना प्रदान करना। जो हमारे सजीवों का शरीर है उनकी संरचना प्रदान करने का काम कौन करती है? कोशिका करती है। और क्रियात्मक का अर्थ होता है हमारे शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन है, अंग है, जो काम करते हैं, कार्य करते हैं, उन कार्यों का जो कार्य करने में, कार्यों का संपादन करती है, उनमें मुख्य योगदान किसका है? कोशिका का है। क्यों? क्योंकि कोशिका है, कोशिका से मिलकर ऊतकों का निर्माण होता है और ऊतकों से मिलकर अंगों का निर्माण होता है, अंगों का निर्माण होता है। और अंगों के द्वारा ही विभिन्न ऑर्गन मिलकर के हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई बनाते हैं, यानी कि कोशिका से हमारे शरीर के विभिन्न कार्य संपादन होते हैं। तो कोशिका है, कोशिका सबसे पहले जो जीव होता है उसका निर्माण एक कोशिका से होता है, यानी जायगोट से होता है।
जाइगोट को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज, युग्मनज से क्या बनेगा? उत्तक, यानी उत्तक बनेगा। जाइगोट क्या है? एकोशिकी अंग है, इससे क्या बनेगा? उत्तक। और उत्तक से क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। उत्तक से क्या बनते हैं? अंग। और जो अंगों का समूह है वो क्या बनाता है? अंग तंत्र बनाता है। क्या बनाता है? अंग तंत्र। और अंग तंत्र से फिर हमारा क्या बनता है? शरीर बनता है। क्या बनता है? शरीर बनता है। इसीलिए देखो, शुरुआत किससे होती है? कोशिका से होती है। हमारे शरीर की जो संरचना है वो किससे बनेगी? कोशिका से बनेगी। शुरुआत किससे होती है? कोशिका से। कोशिका का जो समूह है वो क्या कहलाएगा? उत्तक। उत्तकों का समूह है क्या कहलाएगा? अंग। अंगों का समूह है क्या कहलाता है? अंगतंत्र। और अंगतंत्र का समूह है क्या कहलाता है? शरीर कहलाता है। इसीलिए कोशिका को शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। अब देखो, कोशिका की सबसे पहले अपने अध्ययन करते हैं खोज। खोज किसने की? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने। तो कोशिका की खोज की थी बेटा रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने। और कब की थी? 1665 ईस्वी में। तो कोशिका की खोज कब की? 1665 ईस्वी में। किसने की? रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने। किससे की बेटा? इन्होंने की सरल प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से। किससे की? सरल प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से। तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किसके द्वारा की? सरल प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। और इस सरल प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का निर्माण रॉबर्ट हुक ने स्वयं किया था। तो इन्होंने अपने द्वारा निर्मित जो सूक्ष्मदर्शी है इसके द्वारा कोशिका को खोजा। और इस कोशिका को किसके अंदर खोजा? जो कोरक सेक्शन होता है ना, कारक की काट होती है, उसके अंदर इन्होंने कोशिका को देखा। परंतु ये कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। जो कोरक होती है, जो पेड़ों की छाल होती है पुरानी, उसे कोरक बोलते हैं। तो उसके जो उत्तक होते हैं वो मृत उत्तक होते हैं। और उसमें जो कोशिका थी वो कैसी थी? मृत कोशिका थी। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को खोजा। वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। हमने क्या पढ़ा? कोशिका। कोशिका क्या होती है? जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कैसे? जो जाइगोट होता है, जाइगोट यानी युग्मनज से वो क्या होता है? एकोशिकीय होता है। उनका समूह क्या कहलाएगा? उत्तक। उत्तकों का समूह है अंग। और अंगों का समूह है अंग तंत्र। अंगों से मिलकर किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। फिर कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 ईस्वी में। सरल प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, यानी इनके स्वयं के द्वारा बनाया गया सरल प्रकाश सूक्ष्मदर्शी था। ये कोशिका कैसी थी? मृत सी। कैसी थी? मृत कोशिका थी। आगे अपने अध्ययन करेंगे कोशिका के अन्य तथ्यों के बारे में। अब आगे देखो बेटा, जो ये कोशिका थी इनको कैसे दिखाई दी? मधुमक्खी के छत्ते के समान। इस कोशिका की संरचना इनको कैसे दिखाई दी? इस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते के समान। किसके समान दिखाई दी? मधुमक्खी के छत्ते के समान इनको ये कोशिका की संरचना दिखाई दी। जो कोशिका जो शब्द है, कोशिका शब्द है वो लैटिन भाषा से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा से। कोशिका शब्द लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? सेलुला शब्द से बना है। जो रॉबर्ट हुक है, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, जिसके अंदर अपने को क्या मिलती है? कोशिका की संपूर्ण जानकारी मिलती है। कोशिका की संपूर्ण जानकारी मिलती है। संपूर्ण जानकारी मिलती है। कहाँ पे मिलती है? माइक्रोग्राफिया नाम की जो पुस्तक है, जो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। अब हमने पढ़ा कि जो मृत कोशिका उसकी खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका को किसने खोजा? जीवित कोशिका को खोजा था बेटा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। A.V. ल्यूवेनहोक, इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। इन्होंने जीवित कोशिका को खोजा। और कब खोजा? 1674 ईस्वी में। कब खोजा? 1674 ईस्वी में। और किस में खोजा बेटा? इन्होंने जीवाणुओं में खोजा। जो एकोशिकीय जीव होते हैं, जीवाणु। तो जीवित कोशिका को किस में खोजा? जीवाणु के अंदर। जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने जीवित कोशिका को खोजा। किसने? एंटोनी वॉन
ल्यूवेनहोक ने। ये तो हो गया कोशिका के इतिहास के बारे में। कोशिका क्या है, सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया, रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने बताया। रॉबर्ट हुक ने किससे खोजी कोशिका को, जो कोरक सेक्शन होती है, कोरक की काट होती है, उससे खोजी। और कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। किससे देखा उन्होंने, सरल प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखा, जो स्वयं के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद में जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। किससे की, जीवाणु से इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। कब की, 1674 ईस्वी में। अब देखो बेटा, कुछ कोशिका से संबंधित कुछ फैक्ट है, वो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो इन फैक्ट के बारे में अभी अपने अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे जो छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका इसे कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा। अब देखो बेटा, दो प्रकार के शब्द होता है, एक होता है माइक्रो, एक होता है माइक्रो, माइक्रो, एक होता है मैक्रो, मैक्रो। इनका अर्थ क्या होता है, माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, छोटे से भी छोटा यानी बहुत छोटा, सूक्ष्म। और मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा, क्या होता है, बड़ा। तो देखो, माइक्रोप्लाज्मा यानी प्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा के अंदर सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका, दूसरा फैक्ट क्या है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो पाई जाती है शुतुरमुर्ग के अंडे के अंदर। किसमें पाई जाती है, शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। इसके बाद में देखो, सबसे लंबी कोशिका, हमने सबसे छोटी कोशिका के बारे में पढ़ लिया, सबसे बड़ी कोशिका के बारे में पढ़ लिया। अब है सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है बेटा, सबसे लंबी कोशिका। तो जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है बेटा अपनी तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है ना, वो सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो क्या होती है, सबसे लंबी होती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सबसे मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। हमने सबसे पहले पढ़ा सबसे छोटी कोशिका, ओवरऑल जो जीवों के अंदर सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है, माइक्रोप्लाज्मा की। सबसे बड़ी कोशिका जीवों के अंदर कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे के अंदर होती है। फिर सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि सब मानव शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो कौन सी होती है, सभी बताओ। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है मानव शरीर की, कौन सी होती है भाई, सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। कौन सी होती है, अंडाणु। कौन सी होती है, अंडाणु होती है, जो मादा के अंदर पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका फिर कौन सी हो गई, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका कौन सी होती है फिर, शुक्राणु। कौन सी होती है, शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु। कौन सी होती है, अंडाणु। और सबसे छोटी कौन सी होती है, शुक्राणु होती है। यह बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया फैक्ट है बेटा। तो शुक्राणु क्या है, शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका और अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अब बेटा इसके बाद में कोशिका का पिता आपको बताइए किसे बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को। और जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। अब देखो कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं। जैसे जीवों के अध्ययन के बारे में अपने कौन सी शाखा में पढ़ते हैं, विज्ञान की, बायोलॉजी के अंदर। तो इसी प्रकार विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंदर हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। लोगस शब्द या लॉजी शब्द कहीं पर भी विज्ञान के अंदर आए तो उसका अर्थ होता है बेटा अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन। साइटो का अर्थ क्या हो गया, कोशिका। तो
तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। अब पादपों के अंदर हमने जीवों के अंदर पढ़ ली, पादपों के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? पादपों में सबसे बड़ी कोशिका बड़ी कोशिका, और एक होती है छोटी कोशिका। तो पादपों के अंदर जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है बेटा एसिटाबुलेरिया की। किसकी होती है? एसिटाबुलेरिया। पादपों में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है एसिटाबुलेरिया, और जो छोटी कोशिका होती है वो होती है माइक्रोसिस की। किसकी होती है? माइक्रोसिस की। माइक्रोसिस की सबसे छोटी कोशिका होती है। ये तो हो गया कोशिका के बारे में सामान्य अध्ययन, यानी कोशिका के बारे में एग्जाम में जो भी फैक्ट पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, वो इनके अंदर आते हैं। और बहुत सारे एग्जामों में इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप पीछे के पेपर है उनको उठा करके देखना कि प्रत्येक पेपर में प्रत्येक एग्जाम में एक नए क्वेश्चन इनसे आया हुआ है, और ये सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट एग्जामिनर वो क्वेश्चन है उठाता है। अब आगे अपने पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी हो गई। अब आगे पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत किसने दिया। अभी कोशिका के बारे में किसने बताया भी ये कोशिका होती है, इसकी विशेषता होती है। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी अनेक एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत है बेटा, ये दिया गया। इसके जो प्रतिपादक थे, वो थे स्लाइडन व स्वान। स्लाइडन व स्वान नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। और कब दिया था? 1838 और 1839 के लगभग। 1838 से 1839 के बीच में इन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया था, यानी इसका पक्षधर कौन था कि भाई ये सिद्धांत सही है? तो इसका जो सिद्धांत का जो पक्षधर था या समर्थक था उसका नाम था रुडोल्फ विर्चोफ नाम का साइंटिस्ट था, जो कोशिका सिद्धांत का क्या था? समर्थक था। तो रुडोल्फ विर्चोफ ने कोशिका सिद्धांत का समर्थन किया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन व स्वान नाम के वैज्ञानिकों ने दिया। कब दिया? 1838 और 1839 के अंदर। और रुडोल्फ जो विर्चोफ है, इन्होंने एक सेंटेंस लिखा। इन्होंने कहा कि ओमनीस सेल्यूला इन्होंने एक कथन लिखा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये जो लैटिन भाषा का जो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण किन से होता है? पुरानी कोशिकाओं से। जो नई कोशिकाएं होता है उनका निर्माण होता है पुरानी कोशिकाओं से। किसके द्वारा? कोशिका विभाजन के द्वारा। तो जो इसका अर्थ होता है वो अर्थ होता है नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाओं निर्माण किससे होता है? पुरानी कोशिकाओं से होता है। किसके द्वारा? कोशिका विभाजन के द्वारा। इनका कहना है कि जो प्रत्येक पुरानी जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, और उसी कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। वो हम आगे कोशिका विभाजन के अंदर पढ़ेंगे। तो कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया? प्रतिपादक थे स्लाइडन व स्वान। और इनका जो समर्थन किया था वो किसने किया था? रुडोल्फ विर्चोफ ने। कब कोशिका सिद्धांत दिया? 1838-39 के लगभग। और जो रुडोल्फ विर्चोफ नाम के जो वैज्ञानिक है उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि ओमनेस सेलुला ई सेलुला। इसका अर्थ क्या होता है? जो प्रत्येक जो नई कोशिका है उसका निर्माण किससे होता है? पुरानी कोशिकाओं से होता है। और किस क्रिया के द्वारा होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। कोशिका सिद्धांत की कुछ मूलभूत बातें हैं। वो क्या बातें हैं? पहली जो बात है जी, कोशिका है वो जीवों की क्या है? मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, यानी मूलभूत आधारभूत या फंडामेंटल यूनिट है। जो कोशिका है वो सजीवों के शरीर की फंडामेंटल यूनिट यानी मूलभूत इकाई है। जीवों का शरीर है वो कोशिका के जो भाग है उनसे मिलकर बना है।
यानी जो कोशिका सिद्धांत है उसकी जो मुख्य मुख्य बातें क्या है, पहली तो है कि जो कोशिका है वो जीवों के शरीर की क्या है, मूलभूत इकाई है, यानी फंडामेंटल यूनिट है। जीवों का जो शरीर है यानी जो बॉडी है जो जीवों की, वो किससे बनी हुई है, कोशिका तथा कोशिका के जो विभिन्न भाग है उनसे मिलकर बनी हुई होती है। कोशिका के अंदर भी अनेक भाग होते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे अंतर्प्रदर्भी जालिका है, केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, इन सभी से मिलकर किसका निर्माण होता है, कोशिका का। और ये सभी भाग मिलकर क्या बनाएंगे, कोशिका, और कोशिका मिलकर क्या बनाएगी, जीवों को शरीर की संरचना का निर्माण करेगी। तीसरी जो मुख्य बात है कोशिका सिद्धांत की, वो है जीवों का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है। जीवों का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियस एसिड। जो जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है वो किस में पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। चौथी जो मुख्य बात है, जो नई कोशिका है, नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, पुरानी कोशिकाओं से। तो कोशिका सिद्धांत की मुख्य रूप से 4 बातें हैं। पहली बात क्या है कि कोशिका जीवों के शरीर की क्या है, आधारभूत इकाई है, संरचनात्मक इकाई है। दूसरी बात क्या है, जीवों का जो शरीर है वो किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है और इसके भागों से मिलकर बना होता है। और तीसरी बात है कि कोशिका के अंदर ही सजीवों का आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है बेटा, ऐसा पदार्थ जो हमारी आनुवंशिक सूचनाओं को आगे लेके जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी सूचनाएं, आनुवंशिक सूचनाएं होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे गुण होता है, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित करता है उसे क्या बोलते हैं, आनुवंशिक पदार्थ। नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, पुरानी कोशिकाओं से। अभी आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करें और मेरा सभी सहयोग करें, क्योंकि मैंने अभी नए चैनल को बनाया है और इसके अंदर आपसे जो भी स्टडीज से रिलेटेड मैटर है वो डालने का प्रयास करूंगा और अपना और अच्छा प्रयास करने का मैं प्रयास करूंगा। तो आप सभी मेरी सहायता करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। एकदम इसके अंदर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मैटर मिलेगा, यानी जो भी आपको यहाँ पे करवाया जाएगा वो NCERT बेस्ड जो भी बुक है उन बुक के द्वारा ही करवाया जाएगा, जो एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक मैटर होगा। आगे देखो भाई, कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। हमने कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ ली, परंतु कुछ है इसके क्या है, अपवाद है, यानी इसके रास्ते में कुछ न कुछ क्या है, रोड़े हैं। इस कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, जो इस सिद्धांत का विरोध करते हैं। तो कुछ ऐसे अपवाद है जिनके बारे में हमें पढ़ेंगे। पहला अपवाद है बेटा, जो इस बात को नहीं मानता, कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता। तो पहला अपवाद है वायरस। क्या है, वायरस। वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। दूसरी है आरबीसी। क्या है, आरबीसी। आरबीसी की पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं। ये भी कोशिका सिद्धांत का क्या करती है, अवहेलना करती है। तीसरा बेटा प्रियोन्स। ये भी कोशिका सिद्धांत का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, यानी ये कोशिका सिद्धांत की पालना नहीं करते, इन्हें नियमों के अंदर ये नहीं आते। और चौथा है वो है वायरोइड। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कोशिका सिद्धांत है, निम्न में से कोशिका सिद्धांत के अपवाद है, तो 3 ऑप्शन और दे देंगे, चौथा ऑप्शन इनमें से एक दे देगा, वायरस दे देगा, आरबीसी दे देगा, प्रियोन्स दे देगा, वायरोइड दे देगा। इनके अलावा सभी कोशिका सिद्धांत का क्या करते हैं, पालन करते हैं। अब अपने पढ़ लिया, सबसे पहले कोशिका के बारे में पढ़ा, अभी कोशिका है क्या, उन फैक्ट के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा सबसे बड़ी कोशिका जीवों के अंदर किसकी होती है, सबसे छोटी कोशिका जीवों में किसकी होती है, जैसे माइक्रोप्लाज्मा और शुतुरमुर्ग। फिर हमने पादपों के अंदर पढ़ा सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, एसिटोबुलेरिया की। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है वो। इसके बाद में हमने पढ़ा मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, अंडाणु की होती है, जो मादा के अंदर पाया जाता है। और सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में किसकी होती है, शुक्राणु की, जो अंदर में पाया जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि सबसे लंबी कोशिका किसमें होती है, तंत्रिका कोशिका को क्या बोलते हैं, सबसे लंबी कोशिका बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन व स्वान नाम के वैज्ञानिकों ने दिया। कब दिया, 1838 और 1839 में दिया। इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक जो नई कोशिका उसका निर्माण किससे होता है, पुरानी कोशिका से होता है। इस कोशिका सिद्धांत का जो समर्थन है वो किसने किया, रुडोल्फ विर्चोव नाम के वैज्ञानिक ने किया। यह तो होगी सामान्य जानकारी। और यहाँ से जो भी आपको मैं एक एक लाइन लिखवा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, यहाँ से मान के चलो एग्जाम में पीछे क्वेश्चन आया हुआ, पीछे के जो पेपर हैं एग्जाम के उनको उठा करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से प्रत्येक जगह से एक एक सवाल उठा है। तो यहाँ पे जो भी आपको करवाया जाएगा बिल्कुल ऑथेंटिक करवाया जाएगा। अब आगे अपने पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार।
क्या पढ़ेंगे, कोशिका के प्रकार, इसको कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो कोशिका के प्रकार हम जो पढ़ेंगे वो हम मुख्य रूप से 2 प्रकार के पढ़ेंगे, यानी विकास के आधार पर जीवों का जो आज तक विकास हुआ है उस विकास के आधार पर कोशिका को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक तो होती है बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जो दूसरा भाग इनका होता है वो होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। यह होता है दूसरा भाग है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रो का अर्थ होता है प्राक, प्राक केंद्रक, प्राक केंद्रक कोशिका, और प्राक का अर्थ है पुराना, यानी जो सबसे पहले इस पृथ्वी पर सबसे पहले जिन जीवों का उद्भव हुआ उन जीवों में कैसी कोशिका थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। समझ भाई बात। आगे जब धीरे धीरे इनके अंदर विकास हुआ, विकास होने के बाद में इन कोशिका क्या होती गई, विकसित होती गई, इन्हें बोलते हैं यूकैरियोटिक जीव, यानी यूकैरियोटिक कोशिका इनके अंदर पाई जाती है। दूसरा, इनके अंदर अपने केंद्र के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक को बोलते हैं असीम केंद्र, असीम केंद्र कोशिका, और इनको बोलते हैं ससीम, ससीम केंद्रक कोशिका। तो केंद्र के आधार पर भी अपने इनको अलग अलग बांट सकते हैं। असीम का अर्थ क्या होता है कि इनकी जो कोशिका होती है, इनकी कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट नहीं होता, यानी इनकी कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट नहीं होता, अस्पष्ट होता है। और ससीम का अर्थ होता है बिल्कुल स्पष्ट केंद्रक इनकी कोशिका के अंदर पाया जाता है। दूसरा, ये जो जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ये क्या होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, यानी इनका विकास क्या है, बहुत ही कम विकास हुआ होता है। इनकी जो शरीर की जो संरचना होती है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती, यानी अस्पष्ट संरचना होती है। जैसे आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, अमीबा होता है, युगलिना होता है, ये सभी एकोशिकीय जीव है। पैरामीशियम होता है, ये एकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीवों में जैसे मानव है, जीव जंतु है, ये सभी बहुकोशिकीय जीवों में आते हैं, यानी ये सारे क्या होते हैं, विकसित जीव होते हैं। तो देखो इनका पहला पहला जो गुण है ये क्या होते हैं, ये प्राचीन जीव है। ये क्या है, प्राचीन जीव है, जिनका पृथ्वी पर सबसे पहले उद्भव हुआ, ये प्राचीन जीव है। तथा ये क्या है, प्राचीन जीव है जो क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं। क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं, कम विकसित होते हैं, होते हैं। ये कौन से हैं, आधुनिक जीव है। इधर देख लो, ये क्या होते हैं, आधुनिक है, और क्या होते हैं, विकसित होते हैं। ये तो है प्राचीन जो कम विकसित होते हैं, और ये है आधुनिक है जो विकसित होते हैं। इनका जो केंद्र है, हमने अभी पढ़ा कि इनके अंदर केंद्र कौन सा पाया जाता है, असीम केंद्रक, यानी स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। तो इनका जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, अविकसित होता है। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक अविकसित, अविकसित होता है। इनका केंद्र क्या होता है बेटा, एकदम स्पष्ट विकसित होता है। केंद्र क्या होता है, केंद्र के विकसित होता है, केंद्र बिल्कुल क्या होता है, विकसित होता है। इनका केंद्र क्या होता है, अविकसित होता है। झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी इनकी जो कोशिका होती है, कोशिका के बाहर जो झिल्ली होती है वो झिल्ली नहीं पाई जाती। 2 प्रकार की झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। जो इनका केंद्र होता है, केंद्र के पार जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो स्पष्ट नहीं पाई जाती। इनके अंदर कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति पाई जाती है, और इनके अंदर कोशिका जो झिल्ली वाले जो अंगक होते हैं कोशिका के, वो अंगक नहीं पाए जाते। इसके अंदर झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग का अर्थ होता है कोशिका के अंग। जैसे हमारे शरीर के अंदर अंग है, उसी प्रकार कोशिका के भी अंग होते हैं। जैसे अंतर्प्रद्रवी जालिका हो गई, केंद्रक हो गया, केंद्रिका हो गई, गुणसूत्र हो गए, ये कोशिका के भी क्या होते हैं, अंग होते हैं। तो आगे देखो इनके अंदर आगे कौन कौन से विभेद है। यहाँ से जो मैं आपको करवा रहा हूँ अत्यंत ही इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। जो आपको मैटर करवाया जा रहा है वो बिल्कुल सिलेक्टेड मैटर है, बिल्कुल ही सिलेक्टेड मैटर है। तो देखो इनमें झिल्ली नहीं पाई जाती, झिल्ली नहीं पाई जाती। इसके अंदर झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है।
झिल्ली वाले कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली नहीं होगी तो झिल्ली वाले कोशिकांग क्या होंगे, अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली वाले कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इधर झिल्ली वाले कोशिकांग हैं, झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाते हैं भाई, पाए जाते हैं। इधर इनके अंदर जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम क्या करते हैं, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इनके अंदर जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है, 70 आगे आपको बताएंगे। इनमें जो राइबोसोम है, राइबोसोम कौन से प्रकार का पाया जाता है बेटा, 70 प्रकार का, 70 प्रकार का राइबोसोम इसके अंदर उपस्थित होता है। और इनमें जो राइबोसोम है वो कौन से प्रकार का होता है, 80 प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है, यह हो गया आपके जो कोशिका का है, कोशिका मुख्य रूप से विभाजन है। अब आगे इनके अंदर श्वसन अंग कौन से होते हैं, श्वसन का अंग हमारे शरीर में है तो शरीर किससे बना हुआ है, कोशिका से। तो कोशिका के अंदर भी क्या होंगे, श्वसन के अंग होंगे, श्वसनांग होंगे। तो इनके अंदर श्वसन का अंग कौन सा होता है, देखो भाई, जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसके अंदर जो श्वसन का अंग होता है वो होता है मिजोसोम। क्या होता है, मिजोसोम होता है। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसके अंदर कोशिका का जो श्वसन अंग होगा वो क्या होगा, मिजोसोम। श्वसन अंग इधर क्या होगा, मिजोसोम होता है। इधर जो कोशिकांग है वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए तो अपने शरीर के अंदर जो कोशिका है, कोशिका का शक्ति गृह किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि श्वसन के द्वारा हमारे शरीर को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो इधर जो श्वसन अंग है वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। श्वसन अंग कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। किनका, यूकेरियोटिक कोशिका का। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, हमारे शरीर का शक्ति गृह या ऊर्जा कक्ष बोलते हैं। और इधर जो प्रकाश संश्लेषी जो संरचना होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो संरचना होती है, प्रकाश संश्लेषी संरचना वो क्या होती है, यहाँ पे क्रोमेटोफोर क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया। इनके अंदर जो एकोशिकीय पादप होते हैं, जो शैवाल वगैरह होते हैं, इनके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किन के द्वारा होती है, क्रोमेटोफोर के द्वारा होती है। इधर आपको बताइए, सभी जानते होंगे, जो प्रकाश संश्लेषी जो अंग है वो कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक जिसे बोलते हैं। तो इधर जो प्रकाश संश्लेषी जो अंग होगा, प्रकाश संश्लेषी अंग क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसे क्या बोलते हैं, हरित लवक। क्या बोलते हैं, हरित लवक। तो प्रकाश संश्लेषी अंग यहाँ पे क्या होता है, हरित लवक। अब अपने उदाहरण देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन से हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन से होते हैं भाई, जीवाणु के बाद में क्या होगा, कवक के बाद में क्या होते हैं, कुछ शैवाल। ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। शैवाल के अंदर भी जैसे नील हरित शैवाल, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे बोलते हैं हिंदी में नील हरित शैवाल। ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हो गए। जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसका उदाहरण कौन सा हो गया, उसका उदाहरण हो गया जीव जंतु, पादप है और मनुष्य है। ये सभी किसके उदाहरण हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। तो देखो हमने आज क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने जीव विज्ञान के बारे में पढ़ा। अभी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, लेमार्क व ट्रेविरेंस नाम का एक वैज्ञानिक था। दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या दिया, जीव विज्ञान शब्द दिया। फिर हमने जीव विज्ञान की शाखा के बारे में पढ़ा। एक जो शाखा होती है वो कौन सी होती है, प्राणी शास्त्र, और एक होती है वो कौन सी होती है, वनस्पति शास्त्र। प्राणी शास्त्र का जो पिता है वो अरस्तु को बोलते हैं, और अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। और जो वनस्पति शास्त्र है उसका जो पिता है वो किसको बोलते हैं, थियोफ्रेस्टर को। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। और जो जीव विज्ञान का पिता है वो किसको बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि कोशिका क्या होती है। कोशिका क्या है,
सजीवों के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। फिर हमने पढ़ा कोशिका के बारे में, किसने बताया, किसने खोजा भी कोशिका को? तो कोशिका को खोजा था रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने। कब खोजा? 1665 ईस्वी के अंदर। किसमें खोजा? कोक के जो अपने कोरक होती है, कोरक के अंदर इन्होंने सबसे पहले खोजा। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। किससे खोजा? सरल प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के द्वारा खोजा, जो इनके द्वारा स्वयं के द्वारा बनाया गया था। तो इसके बाद में बात आती है, अभी मृत को तो उन्होंने खोज लिया, जीवित को किसने खोजा? तो जीवित कोशिका को खोजा था सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। इन्होंने जीवित कोशिका को खोजा। किसके अंदर खोजा? जीवाणु के अंदर खोजा। इसके बाद में जो कोशिका थी उसकी संरचना कैसी थी? जो रॉबर्ट हुक ने खोजी थी, तो मधुमक्खी के छत्ते के समान उन्होंने संरचना को देखा। जो लैटिन भाषा का सेलुला शब्द है उससे इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद में जीवित कोशिका की खोज हमने पढ़ लिया। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। इसके बाद सबसे छोटी कोशिका मानव की वो होती है शुक्राणु, और बड़ी होती है मानव की अंडाणु। पादपों में सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है माइक्रोसिस की, और सबसे बड़ी किसकी होती है? साइटोब्लेरिया की। कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा, उसका प्रतिपादक कौन था? स्लाइडन व स्वान। कब? 1838-39 में। समर्थक कौन था? रुडोल्फ विर्चोव। उन्होंने क्या कहा? ओमनी सेलुला ई सेलुला, अर्थात नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। फिर हमने कोशिका सिद्धांत के कुल 4 पॉइंटों के बारे में अध्ययन किया। कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सजीवों की क्या है? जीवों की शरीर की संरचनात्मक मूलभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट है। उसके बाद में जीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है। और कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। इसके बाद में नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? पुरानी कोशिका से होता है। फिर हमने कोशिका सिद्धांत के बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ से, जो कोशिका सिद्धांत है उसके अपवाद पढ़े। एक तो होता है वायरस, जिसे क्या बोलते हैं? विषाणु। और हमने वायरॉइड पढ़ा, प्रियोन्स पढ़ा, आरबीसी पढ़ा। ये सभी क्या होते हैं? कोशिका सिद्धांत के अपवाद होते हैं। फिर हमने कोशिका का प्रकार पढ़ा। कोशिका का प्रकार किसके आधार पर पढ़ा? विकास के आधार पर भी। जो आज तक हमारी पृथ्वी में जो जीवों का विकास हुआ है उद्भव से लेकर के अभी तक, तो कितने प्रकार के जीव है कोशिका के आधार पर हमने बांटा। तो 2 प्रकार के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का अर्थ होता है प्राक केंद्रक, यानी आदिम केंद्रक, जिनका सबसे पहले उद्भव हुआ, सबसे पहले जो जीव आए वो कौन से है? प्रोकैरियोटिक जीव है। उनके अंदर उनका क्योंकि पूर्ण विकास नहीं होता तो केंद्रक उनका क्या होता है? अस्पष्ट होता है, इसीलिए उनको बोलते हैं असीम केंद्रक। और यूकैरियोटिक को बोलते हैं ससीम केंद्र, क्योंकि इनका केंद्र क्या होता है? बिल्कुल स्पष्ट होता है। इनके अंदर जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर जो झिल्ली होती है, झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इनका जो श्वसन अंग होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषी जो इनका अंग होता है वो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। इधर क्रोमेटोफोर क्या होते हैं? इनका श्वसन अंग होते हैं। क्रोमेटोफोर इनके क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं। इनका जो श्वसन अंग होता है वो होता है मिजोसोम होता है। फिर हमने उदाहरण पढ़ा, प्रोकैरियोटिक है, उनमें जीवाणु, कवक आगे, नील हरित शैवाल जिसे बीजीय ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और इधर उदाहरण हो गया पादप और जंतु। तो दोस्तों ये हमारा था कोशिका के बारे में सामान्य अध्ययन। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा पूरा सहयोग कीजिए। आपको बहुत अच्छा यहाँ पे अध्ययन करवाया जाएगा। साइंस के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पार्टों के बारे में पूरा अध्ययन करवाया जाएगा। और जो यहाँ पे आपको साइंस पढ़ाई जाएगी वो आपको रीट के लिए, रीट लेवल 1st, 2nd और रीट मेंस जो आगे आ रहा है उन सभी के लिए समान रूप से क्या रहेगी? ये बिल्कुल महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। और जो भी राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि अभी वर्तमान के अंदर राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उनके अंदर साइंस का वेटेज आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम आते हैं जैसे एसएससी है, जो डी ग्रुप है, रेलवेज के एग्जाम है, उनके अंदर भी आपको साइंस का पूरा पोर्शन देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद।